काफिलों में घूम रहे हैं, आलीशान दफ्तर बना रहे हैं, तो आम आदमी को लगता है ये ज्ञान हमें ही बताते हैं, ये ज्ञान हमें ही बताया जा रहा है। इसलिए शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी, फिजूल खर्ची कम करनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा। पर देश के आर्थिक संकट को लेकर गंभीरता नहीं झलकती। राजनीतिक बयानबाजी, ये अगर संकट का दौर है तो आवश्यकता है सरकार इस दौर में से कैसे निकले, प्रदेश को कैसे निकाले, हम उस पर चर्चा करें, उस पर सुझाव मांगे। पर उल्टा राजनीति हो रही है। आपका क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है, ताकि वहां स्टैंड को बोल के आप अपनी राजनीति करो। क्या ये राजनीति का विषय है? और उस राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे ऐसे तथ्य गढ़े जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। और बोलते वक्त और लिखते वक्त यहां तक चले गए कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ये संवैधानिक अधिकार है, ये संविधान में लिखा है, आर्टिकल 275 में लिखा है। ये है 275। 280 में तो 16 में वित्त योग या वित्त योग के गठन की बात है कि वित्त योग गठित होगा, और आपने 275 को यहां रीड कर दिया। आपने जो 4 लाइनें इस प्रेजेंटेशन में लिखी उसमें भी कहीं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट शब्द ही नहीं, और इस पूरे आर्टिकल में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट शब्द नहीं। ग्रांट्स देने की बात है, और वो भी योजनाओं के आधार पर। वो ग्रांट्स दी जाती रही हैं, दी जाती रहेंगी, उसको किसी ने बंद नहीं किया है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो जब से मिल रही है तब से ही हर व्यक्ति को पता है कि वो टेम्परेरी है, अस्थाई है। इसके लिए किसी पत्र की, लेटर की, नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो आपको एड है कि आपका जो एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का गैप है उसको आप पूरा करिए, परंतु आप साथ में अपने पैरों पर भी खड़े हो जाइए। एक समय के बाद इसे बंद होना है, परंतु यहां संवैधानिक अधिकार का रूप दे दिया। फिर कह दिया जी पहाड़ी राज्यों को तो बहुत जरूरी है, पहाड़ी राज्यों का तो ये अधिकार है, जबकि जिन 17 राज्यों को मिल रही थी, पहले 8 को मिलती थी, फिर 17 को मिल रही है। उन 17 में भाई पंजाब भी है, उन 17 में छत्तीसगढ़ भी था, उसमें हरियाणा भी था, उसमें तेलंगाना भी था, आंध्र प्रदेश भी था। वो क्या पहाड़ी राज्य है? आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ भी बोल दो, ये कहां तर्कसंगत है? और इससे स्पष्ट होता है कि आप राजनीति कर रहे हैं, मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ रहे। आप इससे आगे बढ़ गए, आपने बोल दिया जी हिमाचल के साथ अन्याय हो गया, हिमाचल के साथ भेदभाव हो गया। क्यों? क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। यार जिन 17 राज्यों की बंद हुई है उसमें अधिकतर भाजपा शासित हैं, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है। हरियाणा में किसकी सरकार है? उत्तराखंड में किसकी सरकार है? सिक्किम में किसकी सरकार है? तो अधिकतर भाजपा शासित राज्य हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस? अभी कुलदीप राठौर जी भाषण देकर चले गए, ये हमारी सरकार को इसलिए बंद कर दिया कि हमारी सरकार, चुनाव आ रहे हैं उसका नुकसान हो जाए। अरे चुनाव तो वेस्ट बंगाल के अभी आ रहे हैं। ये नीतिगत फैसले हैं, ये चुनाव को देखकर नहीं लिए जाते, ये पॉलिटिकल पार्टीज को देखकर नहीं लिए जाते। इसलिए जब हम बात करें तो तथ्यों पर करें, तर्कसंगत करें। इस तरह आलोचना के लिए आलोचना करनी है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के साथ अगर अन्याय और भेदभाव हुआ है तो हमेशा केंद्र की कांग्रेस की सरकारों ने किया है। अभी सुनते रहो,
भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की है। बाबा जी, नालागढ़ बद्दी में इंडस्ट्रीज आई, कब आई ज्यादा? जब आदरणीय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे और औद्योगिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला था। औद्योगिक पैकेज हिमाचल को मिला था, स्टेटमेंट थे। परंतु आपके मनमोहन सिंह जी क्या थे? उन्होंने बंद कर दिया। ये 10 साल के लिए था, 2000 से 2010 के लिए था। स्टेट्समैन मनमोहन सिंह जी ने उसको 2007 में आकर ही क्लोज कर दिया। ये कांग्रेस का हिमाचल के साथ प्रेम है। ये मैं तो बात, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं जनाब। जब बोलेंगे तो दे देना, पर आपको बोलने का मौका नहीं देंगे मुख्यमंत्री जी। फिर आप कहते हैं आदरणीय अटल जी ने एक और हिमाचल प्रदेश को गिफ्ट दिया था, वो था विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा क्या था? जो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने बात की है कि उसमें जो केंद्र की योजनाएं होंगी उसमें 90% केंद्र देगा, 10% स्टेट देगा। अब पूरी बात तो सुन लो चाचा जी। जबकि अन्य स्टेट्स में जहां विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, वहां या 70-30 या 60-40 की रेशो होती है। ये विशेष राज्य का दर्जा भी आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश का छीना था। ये न्याय हिमाचल प्रदेश के साथ किया था। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी का कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा बहाल किया और अब हमें 90-10 की रेशो में। आप गिनिए, ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, उसके आगे कुछ नहीं है। कितना लाभ उन योजनाओं में होता है। आप हर योजना में ये मिल रहा है ना। भवानी जी ये नहीं समझेंगे, आप समझते हैं। तो इसलिए आप हमें बोल रहे हो, आगे बताऊं। अभी जिस पर आप कह रहे हैं आरडीजी की 16वें वित्त आयोग की सिफारिश, इसमें सिर्फ आरडीजी की ग्रांट ही नहीं मिलती। ये पैटर्न तय करते हैं वित्त आयोग की। जो सेंटर का ये कलेक्शन है वो कितना सेंटर के पास रहेगा, कितना स्टेट्स के पास जाएगा, और फिर स्टेट्स के पास जो जाएगा वो एक एक स्टेट को कितना कितना मिलेगा। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के समय 32% प्रदेशों को आता था, 68% केंद्र सरकार के पास रहता था। कालिया जी, अच्छा, 98% केंद्र सरकार के पास रहता था, 32% सारे स्टेटों को बढ़ता था। 32% बढ़ता था, 68% केंद्र के पास। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, वो मुख्यमंत्री रह के आए थे, राज्यों का दर समझे थे, इसलिए 32% के हिस्सेदारी को बढ़ाकर उन्होंने 42% किया था। ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी प्रदेश के राज्यों के हिस्सेदारी में की थी। वो ठीक है, जम्मू कश्मीर फिर राज्य की बजाय जब यूनियन टेरिटरी आया तो 42 की बजाय 41 हो गया। अब 41%, 59% सेंटर के पास, 41% स्टेटों के पास आता है। और फिर जो वो 41% बंटता है, उसमें हिमाचल को इस बार लाभ। पिछली बार जो पूरे 41% बनेगा उसका 0.83% मिला था। इस बार 0.91% मिल रहा है और सीधा सीधा 2450 करोड़ की बढ़ोतरी केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में हो रही है। यही 16वां वित्त आयोग ये भी तय करता है, वित्त आयोग जो भी होंगे, कि जो हमारी रूरल इंस्टीट्यूशंस है, ग्रामीण संस्थाएं हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, शहरी निकाय हैं, इनको बजट कितना आना है। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपकी ये प्रेजेंटेशन भी बता रही है, पर इस प्रेजेंटेशन में हेरा फेरी वहां की है जहां फायदा हुआ वो आंकड़ा नहीं बताया, जहां नुकसान हुआ वो आंकड़ा बता दिया।
अब ये आपकी प्रेजेंटेशन बता रही है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी निकायों में इस बार 4,179 करोड़ मिलेंगे, जबकि पिछले साल 2,528 करोड़ मिले थे। सीधा सीधा कि जी एक तरफ तो आरटीजी बंद हुई, दूसरी तरफ आज चौथे दिन 4 फॉर्च्यूनर ले आए, 9 फॉर्च्यूनर ले आए। तो मुख्यमंत्री दबा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, गाड़ियों पे तो 20 करोड़ ही खर्च होता है, यही होता। तो आपने उसको दबा दिया। अब उसने बेचारे ने फिर जो लिखा लाया था वही पढ़ा। तो इसलिए भैया, चाहे वो थोड़ी देरी बैठक चली, उसकी बातों को, क्रक्स को समझो। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं, राठौर साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने भी बड़े पते की बात की थी, कि सभ्य शब्दों में थी और ऐसे की थी कि पिंच भी ना हो। इन्होंने कहा था कि ये आरडीजी तो 15वें वित्तीय आयोग के समय ही बंद हो जाती, परंतु कोरोना के कारण नहीं हुई। उसमें कोरोना का पक्ष रखे। इस बार भी आपदा थी, लगता पक्ष सही नहीं गया। बोला था वो पक्ष किसने रखना था? वो पक्ष किसने रखना था? वो पक्ष रखने वाले मुख्यमंत्री जी थे, जिनको उसमें तो आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने आ रहे थे, समृद्ध हिमाचल के सपने आ रहे थे। उनको तब चिंता नहीं थी कि भाई ये आरटीजी बंद होगी तो क्या हालत होगा। तब नहीं उन्होंने आंकड़े स्टडी किए, तब नहीं उन्होंने सारी बातें सोची। इसलिए दोषारोपण करने से पहले अपना आत्मचिंतन भी करे सरकार। क्या 16वें वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल के हितों की पैरवी हुई? क्या आपदा के विषयों को ढंग से वहां प्रस्तुत किया गया? और अगर बीजेपी नहीं, सरकार में आप हैं भाई साहब, सरकार आपकी है, जिम्मेवारी आपकी है। नहीं चलती छोड़ दो, फिर हम देख लेंगे। और अगर ये बात आपकी ये बता रही है, इसमें भी कहीं आपदा का जिक्र नहीं है कि हमने जो स्टैंड लिया, और इसमें ये क्लियर कट सारी बातें कि आप पैरवी ही ढंग से नहीं कर पाए। और जब सरकार ही पैरवी ना करे तो राजनीतिक दल क्या करेंगे? और मैं तो ये समझता हूं, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं कि अपने आप पक्ष नहीं रखा, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बंद करने की सिफारिश आप भी कर दो, कि वे चाहते ही थे कि बंद हो जाए। क्योंकि हो तो कुछ रहा, जब मिल रही थी तो क्या कर लिया 3 साल में, मिलती नहीं 2 साल तो भी क्या कर लेना। इसलिए चुनाव में मुद्दा बन जाए जी हमने इसलिए नहीं कर पाया, आरडीजी बंद हो गई। अपने आप पक्ष नहीं रखा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बंद करने का लेटर दिला दिया, रिकमेंडेशन दिला दी। दोष हमें देते जाओ, मित्र तो है ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री, यहीं तो रहे थे चुनाव। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि भाई थोड़ा आत्मचिंतन करिए। और अभी भी देखिए, राजनीति के लिए उधर से बातें होंगी, हम भी जवाब देंगे, इधर से होंगी आप भी जवाब देंगे, परंतु हिमाचल हम सबका है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ करके भी दिखाना चाहिए। हमें यह भी सोचना होगा, हिमाचल आज 55 साल का हो चुका है, और 55 साल के हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हम आत्मचिंतन करें, मैं किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहराता। क्या 55 साल में हमने इस हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कितने प्रयास किए, क्या किया? ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश गरीब राज्य है। हिमाचल प्रदेश के लोग गरीब हो सकते हैं, पर हिमाचल प्रदेश समृद्ध है। आवश्यकता है सही नीतियों की, गुड गवर्नेंस की। अगर आप योजनाएं नहीं बनाएंगे, ग्रांट पर निर्धारित रहेंगे तो चलेगा। और मुझे तो बड़ा दुख होता है मुख्यमंत्री से, हालांकि हमारे यूनिवर्सिटी के साथी रहे, बड़े धुन के पक्के हैं, पर आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना लेकर चलकर हिमाचल को भिखारी बना दिया।
आज सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूं ये भी मौका होता है, आज इस मौके पर ही हम विचार करें। इस डिस्कशन में एक दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाय क्या हम कुछ ऐसा कंसेंसस नहीं बना सकते कि कौन से फैसले हिमाचल हित में, वो फैसले लें, इकट्ठे लें, क्या दिक्कत है? परंतु अगर ये राजनीति करनी है कि नहीं है ये तैने गलत किया, वो ले गया, ये तैने गलत किया, फिर कुछ नहीं निकलेगा, फिर इस चर्चा से कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए ये दोषारोपण को छोड़कर, आप मुझे भी बोलोगे मैं और 1 घंटा ऐसे दोष लगा सकता हूं, पर मुझे लगता है उसकी बजाय कुछ सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा कितना हमारा हिमाचल है, हमने क्या किया। आप कह रहे आरटीजी के बिना हिमाचल चल नहीं सकता। आरटीजी में 5 साल में जितना मिलता है उतना 1 साल में आप हिमाचल से माइनिंग की पॉलिसी बनाओ, उसी से निकल जाएगा। क्यों राम कुमार जी गलत बोल रहा हूं? पर जब पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? आज उत्तराखंड, आज पंजाब माइनिंग के कारण, उत्तराखंड पंजाब माइनिंग के कारण सरप्लस स्टेट आ गए। हमारी पॉलिसी नहीं बनती। पहले ही साल कहा था इसकी माइनिंग पॉलिसी बनेगी, 3 साल बीत गए, अभी तक कुछ। तो जब करेंगे ही नहीं तो होगा कहां से? मतलब आप हैरान होंगे कितना अवैध माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। अगर लीगलाइज करके थोड़े रूल्स बना के आप ऑक्शन करते हैं तो कितना रेवेन्यू है, क्या दिक्कत है? कौन करेगा, कब करेंगे? हिमाचल प्रदेश जड़ी बूटियों का प्रदेश, कितनी तरह की जड़ी बूटियां जिन पर हिमाचल प्रदेश आज आयुर्वेदा की ओर देश जा रहा है। उन जड़ी बूटियों का संवर्धन करना है, उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, मार्केटिंग करनी, ये योजना क्या सरकार ने सोचा कभी? क्या कभी सरकार ने इस पर विचार किया कभी? इतनी बड़ी संपदा हमारी ऐसे रुल रही, उसका कोई हम दोहन नहीं, कोई हम उपयोग नहीं कर रहे। कितनी बातों की चर्चा। टूरिज्म, हम कहां नए डेस्टिनेशन बना पा रहे हैं? हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जो तब थे वही अब है, शायद शुरू से वही है, कोई नई डेस्टिनेशन नहीं टूरिज्म के। जबकि हिमाचल में सैकड़ों नए डेस्टिनेशन डेवलप हो सकते हैं। योजनाएं भी आती हैं तो वही 4 स्टेशन है, धर्मशाला, शिमला, मनाली, डलहौजी। आप नए डेस्टिनेशन कब डेवलप करेंगे? टूरिज्म कैसे विकसित होगा? आप केंद्र के बजट को आलोचना करोगे तो आलोचना दिखेगी, परंतु अगर उसमें ढूंढेंगे कि हिमाचल को क्या करना है तो दिखेगा। उसमें 50 नए पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए प्रावधान है, केंद्र सरकार मदद करेगी। परंतु हिमाचल सरकार कोई प्रोजेक्ट बनाएगी तब करेगी ना। यहां तो यही लगता है अनटाइड ग्रांट आ जाए, अरे योजनाओं पर आएगा। आप 50 में से सबसे ज्यादा टूरिज्म देश में हिमाचल में ही तो है। कितने नए डेस्टिनेशन सेंटर डेवलप कर सकते हैं? करने चाहिए, उस दृष्टि से सोचना चाहिए। मैंने कई बार चर्चा की, हिमाचल में नए शहर बसाने चाहिए। बहुत देर करती, 3 साल हो गए, अभी भी चंडीगढ़ के पास पहुंच। मेरा ये कहना है, हिमाचल में अधिकतर कर्मचारी अधिकारियों ने जीरकपुर, चंडीगढ़ सब जगह फ्लैट ले लिए। अगर आपने यहां शहर बसाए होते टाइमली तो वो सारी इन्वेस्टमेंट हिमाचल में होती। मैंने शुरू में कहा, मैं इसी में रोते रहो, फिर यही आलोचना चलेगी तो मैं फिर मैं उसका उस तरह से जवाब दे दूंगा। प्लीज मैं उस तरह से जवाब दे दूंगा। प्लीज आप अगर विषय की गंभीरता नहीं समझाते 200 रुपए आ जाता हूं उधर को, फिर वो लाइन मेरी और पक्की है। इसलिए भैया थोड़ा पॉजिटिव सोचो, दोषारोपण ही करते रहना सारी जिंदगी। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सोचो, इकट्ठे मिलके सोचो, सोचना चाहिए। प्लीज आज सोच लो, आज संकट आया है। पहले तो आरटीजी मिल रही थी, लग रहा था आरटीजी मिल रही है, चल रहा है, बंद हुई तो अभी सोच लो भाई। अभी आलोचना करने की बजाय अभी सोचो, अभी कुछ करो, कितना कुछ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कराओ। एक आज इसी बजट में इंडस्ट्रियल हब नए शहरों में, नए जगहों पे डेवलप करने का केंद्र के बजट में प्रावधान है।
आप बद्दी नालागढ़ से बाहर निकलिए, हिमाचल में और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करिए, सेंटर मदद करने को तैयार है। परंतु मुख्यमंत्री जी की सोच है इंडस्ट्री ऐसी काहे को लानी, वो जीएसटी तो हमें मिलती नहीं। मतलब आपको हर जगह बिजनेस ही दिखता है। अरे इंडस्ट्री आएगी तो कितना रोजगार मिलेगा, उन बेरोजगारों का भी सोचो, उनको रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टमेंट आएगी, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, आपकी लोन की लिमिट बढ़ेगी, कितने फायदे होंगे। परंतु उस तरफ हम सोचेंगे नहीं। एक वर्ल्ड ट्रक पार्क लाए तो उसको भी बंद कर दिया शायद, उसकी जमीन भी ये कैसे दे दी, ये इसने लीज पे दे दी, उसमें भी नाप तोल हो रहा है। कैसे इंडस्ट्रीज आएंगी? इंडस्ट्री तो तभी आएंगी भैया यहाँ ना रॉ मटेरियल ना मार्केटिंग। हिमाचल में तो आप कुछ ना कुछ इंसेंटिव देंगे तभी इंडस्ट्री आएगी, अदरवाइज इंडस्ट्री क्यों आएगी? हम उस दृष्टि से क्या कर रहे हैं? आज फार्मास्यूटिकल हब बनाने का केंद्र के बजट में प्रावधान है, 10,000 करोड़ का प्रावधान। हम उस दृष्टि से केमिकल पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस बार केंद्र के बजट में इतना जोर दिया है कि आप उसका फायदा स्टेट को ले सकते हैं। परंतु हम उस लाइन पर सोचने को ही तैयार, बस उसमें ये आलोचना में चले हैं। अभी मुख्यमंत्री आपने 17,000 करोड़ में कुछ नहीं किया, मैंने 17,000 करोड़ में कर दिया। यार अब अगर विकास ठप कर देना हो, अगर योजनाएं बंद कर देनी हो, संस्थान बंद कर देने हो, अगर आपने एमएलए फंड रोक देना हो, ऐच्छिक निधि जारी ना करनी हो, सारी योजनाओं का पैसा रोक देना हो, फिर 17,000 क्या पे तो 10,000 में भी खर्च गुजारा हो जाए, फिर क्या पैसे की जरूरत है? इसलिए इससे अपनी पीठ थपथपाने से क्या फायदा है? आप आज कुछ कड़वे फैसले भी लेने पड़ेंगे, विचार करना पड़ेगा। टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल में कितनी है? यूपी में एक जिले की आबादी है जितनी हिमाचल की आबादी है, और उस एक जिले को एक आईएएस चलाता है। यहाँ कितने हैं? आईएफएस, आईपीएस। विचार करना, सोचना पड़ेगा कितना खर्चा हो रहा है। फिजूल खर्ची है, नो डाउट, आप मानो ना मानो, इसके कारण जस्टिफाई नहीं हो सकता तूने किया था इसलिए मैं भी कर रहा। फिर आप काहे के सुधारे, फिर आप काहे के आत्मनिर्भर हिमाचल की बातें करने वाले? आप करो ना, आप शुरुआत करो ना अपने से। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अपने से। अरे मैं शांता जी का आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कहते मैंने 1999 में, एक छोटी सी बात कर रहा हूं, मैंने शनिवार और एतवार को सरकारी गाड़ियां चलनी बंद करा दी और 1 साल का 20 करोड़ रुपए बचा था। उस समय 1990 में सिर्फ 2 दिन सरकारी गाड़ियां बंद की थी, सैटरडे संडे। आज हाँ जी, भाई इसी में फंसे रहो चाचा जी, उम्र थोड़ी निकल गई, बाकी दी भी कट देनी तुसी। कुछ मैं एक प्लीज मैंने प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। मैं प्लीज देखिए इस तरह राजनीति की बातें करनी, मैं थोड़ा चर्चा को दूसरी ओर ले जा रहा हूं, आप उस तरफ चर्चा जाना नहीं चाह रहे। हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये करो, मैं एक सोच बता रहा हूं कि भाई फजूल खर्ची रोकने के लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। नहीं, मेरे पास सुझाव है, लिखे हुए नहीं इसमें। अगर आप नोट नहीं करना चाहते मैं बंद कर देता हूं। प्लीज कंटिन्यू प्लीज। मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को कोई शौक नहीं है, माननीय मिलने वाला। सदस्य प्लीज, आपने करना है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। प्लीज कंटिन्यू। जी भी बार बार बोल रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फिजूल खर्ची रोकने के लिए आपको शुरुआत अपने से करनी पड़ती है। क्या आज सोच सकते हैं कि हम खुद कुछ खर्चे कम करें, चाहे गाड़ियों के हैं, चाहे दफ्तरों के हैं, छोटी बचत होगी। उस दिन सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी के
प्रवक्ता ने जो बात की, बात छोटी होगी, 20 करोड़ 30 करोड़, परंतु मैसेज ये जाता है कि भाई सचमुच आर्थिक संकट है। फिर कर्मचारी भी, अधिकारी भी, आगे लोग भी उस तरह से विचार करते हैं। जब आप खुद तो सब कुछ कर रहे हैं, काफिलों में घूम रहे हैं, आलीशान दफ्तर बना रहे हैं, तो आम आदमी को लगता है ये ज्ञान हमें ही बताते हैं, ये ज्ञान हमें ही बताया जा रहा है। इसलिए शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी, फिजूल खर्ची कम करनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा। बुरी लगेगी बात, हालत क्या है, कोई विभाग अछूता नहीं है, कोई विभाग अछूता नहीं है। आज हालात यहां पहुंच गए हैं, ट्रेजरी से पैसा निकालने के लिए भी कमीशन देनी पड़ रही है। ट्रेजरी से पैसा ये यहां तक भ्रष्टाचार, यहां तक करप्शन है। इसलिए ये नहीं रुकेगा भ्रष्टाचार, आप कुछ भी करते रहो। गुड गवर्नेंस लानी पड़ेगी, शुरुआत अपने से करके सबको रोकना पड़ेगा। परंतु आप अगर चुन चुन के जहां से आ सकता है वहां वैसा अधिकारी, जहां से हो सकता है वहां वैसा, ऐसा कुछ करेंगे तो जो चल रहा है वो चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है और गंभीरता से चर्चा करने का मुद्दा है। इसमें एक दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाय हम आगे क्या हो सकता है, आरडीजी तो चली गई, आएगी नहीं आएगी, आएगी कब जाएगी कोई पता नहीं। हम बिना आरडीजी से भी हिमाचल को कैसे चलाएं, उस और हमें सोचना पड़ेगा। मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, उस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है और बहुत कुछ हिमाचल में हो सकता है। और जो ये ठीक है कि अभी सिर्फ कहा जा रहा है आत्मनिर्भर हिमाचल, समृद्ध हिमाचल, परंतु अगर हम विल पावर मजबूत रखें, स्ट्रॉन्ग मजबूत इच्छा शक्ति से काम करें, तो हिमाचल प्रदेश सचमुच आत्मनिर्भर बन सकता है। परंतु उसके लिए कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, हमें कंसेंसस बनाकर चलना पड़ेगा। दोषारोपण भी, आलोचना भी करनी, मदद भी लेनी, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी को, एक तरफ तो हमेशा केंद्र सरकार की आलोचना करोगे, दूसरी तरफ मदद भी ढूंढोगे, कैसे चलेगा। यहां तो करनी पड़ती है स्तुति, इसलिए आलोचना ही की। मुख्यमंत्री जी जिस दिन से ये मुद्दा चला है, आप थे नहीं जब मैंने बात की, आलोचना ही करने का काम है। आपका एक ही सिंगल एजेंडा है कि आरडीजी मुद्दे पर बीजेपी को कैसे कॉर्नर करना है, इसके सिवाय आपका कोई एजेंडा नहीं है। जबकि एजेंडा ये होना चाहिए कि हाँ, हम बिना आरडीजी के भी हिमाचल को खड़ा करेंगे, हिमाचल को चलाएंगे, वो है रूलिंग। उस दृष्टि से प्रयास करें। आपने चाहे सर्वदलीय मीटिंग की, आपने चाहे ये यहाँ चर्चा लाई, आपका उद्देश्य सिर्फ एक है। अब हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष इतना बढ़िया विषय रख रहे थे, आप आरडीजी पर स्टैंड, आरडीजी पर स्टैंड, आपको तो वही चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना है, जो हमारे सांसदों ने सुझाव दिए, जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिए, उनको मानिए और जो हम सुझाव दे रहे हैं उस पर भी विचार करिए। अच्छे लगे तो फिर कभी बुला लीजिए और सुझाव देंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश को हम भिखारी ना बनाएं, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं, यहाँ के लोगों को खुशहाल बनाएं, समृद्ध बनाएं और प्रदेश को भी खुशहाल बनाएं। ये मेरा आपसे कहना है। सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।